गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों की जो मैंने पॉलिटी की क्लास चलाई है, आज इसकी हम लोगों की तीसरी क्लास है। पार्ट 1 आपका हो चुका, पार्ट 2 हो चुका, आज हम लोगों का है पार्ट 3, यानी आज हम पार्ट 3 करेंगे। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैं आप लोगों को कराता हूँ उसकी PDF आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा, लेकिन आप सभी बच्चे मेहनत से पढ़ें, ठीक है। तो क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं बच्चों का टाइम वेस्ट करूं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहा। हमने कल तक 20 क्वेश्चन करे हैं और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? मेरी बात आप लोग सभी बच्चे गौर से सुनेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में पहली बात तो ये जो प्रथम बैठक हुई थी ये आप लोगों की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पर अस्थायी उपाध्यक्ष आप लोगों से पूछा गया है। कहने का मतलब ये है, प्रथम बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात आए, अगर अस्थायी अगर अध्यक्ष आप लोगों से पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आप लोगों का आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन क्वेश्चन आपका वो नहीं है। क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था। ऑप्शन ए HC मुखर्जी, ऑप्शन बी VT कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी जयपाल सिंह मुंडा और ऑप्शन डी फ्रैंक J एंथोनी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उस प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे और अस्थायी उपाध्यक्ष भी बने थे। तो अस्थायी हमारे उस दिन जो अध्यक्ष बने थे, उस दिन हमारे जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आपको अच्छे से याद रखना है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी जो उपाध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके फ्रैंक J एंथोनी, फ्रैंक J एंथोनी, फ्रैंक J एंथोनी। नेक्स्ट, संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था। पहली बात तो ये कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो आप लोगों की 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष यहाँ जो बने थे वो आपके बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी
उस दूसरी बैठक में स्थायी जो अध्यक्ष बने थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन क्वेश्चन ये है, संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं एक पॉइंट और बता दूं, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष हुए थे, 2 उपाध्यक्ष बने थे। एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे हमारे वी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बने थे, एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी और एक का नाम था वी.टी. कृष्णामाचारी। लेकिन क्वेश्चन है संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष इसको बनाया गया, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा? एच.सी. मुखर्जी। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस दिन स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? शब्दों की दृष्टि से भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? शब्दों की दृष्टि से भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 3 है या अनुच्छेद 4 है? तो मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, शब्दों की दृष्टि से भारतीय संविधान का जो सबसे छोटा अनुच्छेद है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी अनुच्छेद 52 है। शब्दों की दृष्टि से भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद अनुच्छेद 52 है। और अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपका अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। तो शब्दों की दृष्टि से भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? शब्दों की दृष्टि से भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद अनुच्छेद 52 है और जिसमें क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिखा हुआ है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे उसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे इसी को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहेंगे। अनुच्छेद 3 में आप लोगों को पता है नए राज्यों का गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 का भी आपको पता है अनुच्छेद 2 व 3 पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो शब्दों की दृष्टि से भारतीय संविधान का जो सबसे छोटा अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 52 है। यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है। नोट करके क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नोट नंबर 2 अनुच्छेद 54 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 54 में मिलेगा। यानी
अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। तो निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप लोगों का आंसर होगा अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों का आंसर होगा अनुच्छेद 52। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, वो आपके ये रहे। नंबर 1, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद यानी लोकसभा के एमपी 543, राज्यसभा के एमपी 243, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो टोटल एमपी भाग लेते हैं वो लेते हैं आपके 776। कितने एमपी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने एमपी भाग लेते हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी 776। लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233। कहने का मतलब ये है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। मनोनीत वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का किल्ड हो चुका। नेक्स्ट नोट नंबर दूसरा पॉइंट में क्या है, 28 राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी अगर हम टोटल एमएलए की बात करें तो कितने, 4120, 4120। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सांसद भाग लेते हैं तो आंसर होगा 776, और कितने एमएलए भाग लेते हैं तो आंसर होगा 4120। और अगर टोटल मेंबर की बात करें यानी एमपी प्लस एमएलए की बात करें तो 776 प्लस 4120 इज इक्वल टू 4896, 4896। तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी अगर हम टोटल एमएलए की बात करें तो 4120, और अगर हम टोटल एमपी की बात करें तो 776। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 54 और भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52। नेक्स्ट नोट नंबर 3, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इस कारण से विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति के चुनाव में क्या विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी जो हमारे 2 यूटी हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी अगर हम एमपी की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो 776, और अगर हम एमएलए की बात करें
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 4120, और अगर हम टोटल एमपी और एमएलए की बात करें तो 4896 मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। इस कारण से राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, नोट नंबर 4, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। आपको अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमारे 2 यूटी हैं, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। पुडुचेरी और दिल्ली को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इन दोनों यूटी ने जो भाग लिया था पहली बार, वो 1997 में लिया था। कहने का मतलब मेरा ये है, 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 2 यूटी को शामिल किया गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी को। और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों ने पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डाला था वो 1997 में डाला था। आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? बंगाल का विभाजन कब किया गया? ये भी अपने आप में एक फेमस क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था, बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो किया गया था आपका 1905 में, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बंगाल का विभाजन कब किया गया? बंगाल का विभाजन कब किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया सन 1905 में। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप लोगों का आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत पेपर में पूछा जाता है कि भाई बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। अब जो क्वेश्चन बंगाल विभाजन से लगेगा, अब तक क्या पूछता था? बंगाल का विभाजन कब किया गया था, सन पूछता था आपसे 1905 में। लेकिन अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका और आपको ये चीज़ें समझनी होगी। नोट नंबर 1 क्या कहता है? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई और बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो आंसर होगा 1905। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो 20 जुलाई 1905 को की गई। 20 जुलाई 1905 को की गई। और बंगाल विभाजन कब लागू किया गया? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया।
तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी, और बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। ये दोनों के दोनों नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 फेमस है। कभी इस बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो सन 1905 था। लेकिन अब अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पुटअप कर सकता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन कब लागू किया गया, तो ये आंसर होगा आपका 16 अक्टूबर 1905 को। इन दोनों डाटा को बहुत अच्छे से मेंशन कर लेना अपनी नोटबुक में। चांस ये रहेंगे अगर बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आता है तो इस बार क्या तो आपसे घोषणा पूछेगा या ये पूछेगा बंगाल विभाजन कब लागू किया गया, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। नेक्स्ट, नोट नंबर 3 क्या कहता है? जब सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया गया था? सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। तो अंग्रेज मुसलमानों को उकसाने लगे कि आप कांग्रेस के विरोध में एक नया दल बनाओ जो भारत के अंदर मुसलमानों को विशेष अधिकार दिला सके, और एक नया दल बना जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। और इसके संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीम उल्लाह खां और आगा खां थे। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जब बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, तो अंग्रेज़ों की तो पहले से ही नीति रही थी, फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो, है ना। तो ध्यान रखना आप, जब सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो अंग्रेज मुसलमानों को उकसाने लगे कि आप कांग्रेस के विरोध में एक नया दल बनाओ जो भारत के अंदर मुसलमानों को विशेष अधिकार दिला सके। और एक नया दल बना जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो 1906 में की गई थी। मुख्यालय पूछे तो ढाका और संस्थापक पूछे तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन अधिकतर पेपर में मिल ही जाता है आप लोगों को। तो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो आपको अच्छे से याद रखना है भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो भारतीयों को बजट पर बहस करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था वो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, किस अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? किस अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम और ऑप्शन डी 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस अधिनियम को कहा जाता है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा।
महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस अधिनियम को कहा जाता है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। ये जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसको इलाहाबाद के मिंटो पार्क में सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया था और पढ़ने वाले थे इनको लॉर्ड कैनिंग। पढ़ने वाले कौन थे इसको? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निदेशक मंडल व नियंत्रक मंडल को भंग कर दिया गया। उनके स्थान पर एक नया पद सृजित किया गया जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया। जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया। किस अधिनियम के द्वारा इस पद को सृजित किया गया था? ऑप्शन ए 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को मेंशन कर लेना है। ये अपने आप में फेमस क्वेश्चन है कि भाई भारत के लिए एक नया पद बनाया गया, एक नया पद सृजित किया गया जिसको भारत का राज्य सचिव कहते हैं। भारत का राज्य सचिव कहते हैं। किस अधिनियम के द्वारा इस पद को सृजित किया गया? तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम को ही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं और 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही एक नया पद सृजित किया गया जिसको भारत का राज्य सचिव कहते हैं। जिसको भारत का राज्य सचिव कहते हैं, उस पद का क्या नाम था? भारत का राज्य सचिव। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत का राज्य सचिव का जो पद सृजित किया गया वो किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया? तो आंसर आप लोगों का होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम भारतीय राज्य सचिव कौन बना था? भाई 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक नया पद सृजित किया गया जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया। तो भारत का पहला राज्य सचिव कौन बना था, यानी प्रथम भारतीय राज्य सचिव कौन बना था? ऑप्शन ए एडवर्ड स्टनले, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। एडवर्ड स्टनले को प्रथम भारतीय सचिव बनाया गया, यानी भारत का पहला राज्य सचिव जो बना था वो कौन बना था? एडवर्ड स्टनले बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन डी होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम से क्वेश्चन लगने के पूरे चांस रहते हैं कि भाई महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र हम किसको कहते हैं? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 के भारत शासन अधिनियम को कहते हैं। भारत का राज्य सचिव का जो पद सृजित किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और भारत का जो गवर्नर जनरल था जिसको अब वायसराय कहा जाने लगा वो भी किस अधिनियम के तहत? 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। और ये जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था की समस्त बागडोर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, अभी कुछ पॉइंट नोट करके लिखे हुए। नोट नंबर 1, बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव।
बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। और अगर आपसे भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो कैनिंग। ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कभी कभी पूछ लेता है कि भाई भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर होगा विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो आंसर होगा कैनिंग। और अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर तो क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए भारतीय राजस्व से सालाना 1 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे? किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए भारतीय राजस्व से सालाना 1 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे? ये भी अपने आप में एक फेमस क्वेश्चन है। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए या भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए भारतीय राजस्व से 1 लाख रुपए सालाना आवंटित किए जाएंगे, या भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए भारतीय राजस्व से सालाना 1 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे? इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अधिनियम में लिखा हुआ है? तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए भारतीय राजस्व से सालाना 1 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो आपका ऑप्शन होगा 1813 का चार्टर एक्ट। एक नया पद सृजित किया गया जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1858। भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए भारतीय राजस्व से सालाना 1 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। किस अधिनियम के द्वारा? 1813 का चार्टर एक्ट। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। कॉन्सेप्ट क्या है? ये हमारा ब्रिटिश भारत, और ये हमारा देसी भारत।
1858 का भारत शासन अधिनियम इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये नहीं है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया पद बनाया गया वायसराय। ये कॉन्सेप्ट गलत है, आपको अच्छे से इसको समझना है, अच्छे से अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ये कॉन्सेप्ट है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया गया था, वायसराय कहा जाने लगा था, गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया गया था। और पहला वायसराय कौन बना, प्रथम वायसराय कौन बना, प्रथम वायसराय आपके जो बने थे वो बने थे कैनिंग साहब। तो ध्यान रखना, जब ये कैनिंग ब्रिटिश भारत में जाता था तो इसको यहाँ कहा जाता था भारत का गवर्नर जनरल, और जब यही कैनिंग आपका देसी भारत में आता था तो इसको कहा जाता था भारत का वायसराय। ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था, गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया गया था। और उस समय हमारा भारत दो भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश भारत में और एक देसी भारत में, जो हमारे रजवाड़े, हमारी रियासतें हुआ करती थी। और जब यही कैनिंग साहब ब्रिटिश भारत में जाते थे तो इनको गवर्नर जनरल कहा जाता था, और जब यही कैनिंग साहब देसी भारत में जाते थे तो इनको वायसराय कहा जाता था। और 1858 का ये जो अधिनियम आया था, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसी अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था को संभाला गया था, यानी कंपनी के हाथों से ले ली गई थी शासन व्यवस्था। तो इसको अच्छे से आप याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आप कभी मत भूलना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आप लोगों की क्लास चलेगी, और ये जो मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाता हूँ इसकी PDF मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक। बाकी हर संडे जितने भी हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे उन सभी का रिवीजन किया करेंगे। आज के लिए इतना ही, और सभी के सभी मेहनत से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।